नमस्कार किसान बागवान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज जो हमारे जो चर्चा का विषय रहेगा वो है स्ट्रॉबेरी एवं नकदी फसलों से समृद्ध होता किसान। और इसी खास विषय में जो आज हमारे मेहमान रहेंगे वो है विशाल कुमार जी, जो कि एक प्रगतिशील युवा किसान हैं। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। विशाल जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे तमाम दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दें। आप कहाँ से संबंध रखते हैं और ख़ास तौर पे स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत आपने कैसे की और कौन कौन सी जो वर्तमान समय में आप नकदी फसलें लगा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, पहले तो धन्यवाद दूरदर्शन का और कृषि दर्शन का कि मुझे इस मंच का आपने मंच पर बुलाया। जी। और मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं ज़िला शिमला के ग्राम पंचायत चायली के गांव गड़ाउक से बिलोंग करता हूं। और जहां तक स्ट्रॉबेरी की बात है, स्ट्रॉबेरी जो मेरी ग्रेजुएशन है लगभग 2007-08 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। तो उसके बाद से वैसे तो मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूं और किसानी और खेतीबाड़ी हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। लेकिन जहां तक एक प्रोफेशनल तरीके से खेतीबाड़ी, किसानी या स्ट्रॉबेरी की बात आती है तो ये लगभग 2008-09 के बाद से मैं जो है स्ट्रॉबेरी की इसमें तो कहीं ना कहीं आप लंबे समय से आप स्ट्रॉबेरी की खेती करते आ रहे हैं। साथ ही अगर हम आपसे पूछे तो स्ट्रॉबेरी को लेकर आपका ख्याल कहाँ से आया कि आखिर मुझे स्ट्रॉबेरी की खेती करनी, क्योंकि आज भी शिमला में काफ़ी किसान भाई इससे झिझकते हैं, स्ट्रॉबेरी की खेती कम करते हैं, तो इसका ख्याल आपके मन में कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। जी, जहाँ तक स्ट्रॉबेरी की बात है तो जो हमारा समरहेली इलाका आता है वहाँ पर अंग्रेज़ों के समय से स्ट्रॉबेरी अंग्रेज़ अपने साथ लेकर आए थे या जो भी है वो भी वहाँ पर स्ट्रॉबेरी उगवाते थे या उगाते थे, वो चलता था। तो उसके बाद से मतलब स्ट्रॉबेरी के बारे में अवेयरनेस वहाँ के लोगों को पहले से थी, जो हमारे पूर्वज भी थे। लेकिन जहाँ तक बात है कि ये प्रोफेशनल या जो आधुनिक समय में अभी की बात है, तो हमारे रिलेशन में नाहन में हमारा रिलेशन है और नाहन जो है हिमाचल में स्ट्रॉबेरी का जो है हब माना जाता है, गढ़ माना जाता है। तो वहाँ से वो स्ट्रॉबेरी का काम करते थे। तो वो साथ में अपने साथ जब यहाँ पर आए तो उन्होंने अपने ससुराल में वहाँ पर कुछ पौधे लगाए। तो वहाँ पर उनको फ्रूट्स को देखकर और फ्रूट्स को देखकर सभी का उसकी तरफ रुझान बढ़ा और धीरे धीरे हम लोग भी प्रोफेशनली स्ट्रॉबेरी के क्षेत्र में आगे बढ़े। जी, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेरणा का जो साधन है वो नाहन से माना जाता है। जी, नाहन से मान सकते हैं। विशाल, जब हम आपसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को स्ट्रॉबेरी फल के बारे में बताएं, आखिर ये किस तरह का फ्रूट रहता है और किस समय में इसको, अगर किसी किसान भाई को अगर इसकी खेती करनी है तो किस तरह की इसके लिए वातावरण की आवश्यकता रहती है और कौन सा उचित समय इसके लिए लगाने के लिए रहता है, उसके बाद थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जहाँ तक स्ट्रॉबेरी के फ्रूट का संबंध है या सवाल है, तो स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही पौष्टिक फ्रूट है और जो हमारे मधुमेह के जो मरीज़ है वो भी इसे खा सकते हैं और अच्छे से खा सकते हैं और इससे उनके सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो स्ट्रॉबेरी है वो ब्लड के लिए भी बहुत ही अच्छा फ्रूट माना जाता है। और जहाँ तक नए आने वाले जो हमारे किसान हैं, जो अगर इस तरह का मौसम के विषय में संबंध पूछे आप या वातावरण पूछे, तो जो स्ट्रॉबेरी है वो लगभग जो हमारा 30 डिग्री जो तापमान है वो उससे ऊपर का टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो उसकी फ्रूटिंग के लिए तो आपको मैक्सिमम वो 30 डिग्री से ऊपर जब भी टेम्परेचर जाएगा तो इसका पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है। तो जो हमारा शिमला है ये इसके लिए बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है। और शिमला का जो यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है या जो ठंड का मौसम है आजकल का मौसम, ये बहुत ही आइडियल इसके लिए माना जाता है। जो शिमला का पौधा है, हमारे यहाँ पर फ्रूट्स कम होते हैं। नाहन वगैरह जो इलाका है वो नाहन में टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पर वो फ्रूट के लिए बहुत ही अच्छी आइडियल सिचुएशन है वहाँ पर, क्योंकि हिमाचल में भी अलग अलग जगह की अलग अलग वातावरण है। कहीं ना कहीं हमारी भौगोलिक परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की हर क्षेत्र की अलग अलग जी बिल्कुल। जहाँ तक बात है फ्रूट के लिए, तो फ्रूट के लिए इसके लिए मैक्सिमम टेम्परेचर 30 से ऊपर नहीं चाहिए और 20 से ऊपर टेम्परेचर होगा तो फ्रूटिंग जो है इसकी अच्छी क्वांटिटी में फ्रूटिंग पर आएगा। और जो हमारा यहाँ का जो शिमला का है ठंडा आर्द्रता वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो है इसके जो मैं स्ट्रॉबेरी की ये खूबी आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रॉबेरी एक ऐसा प्लांट है कि जिसके आप एक बार पौधा लेंगे उसके बाद वो ठंडे इलाकों में अपने रनर्स आपको प्रोवाइड कराता है। मतलब वो एक मित्र है किसानों का, आप उसे एक मित्र भी मान सकते हैं, क्योंकि वो एक बार आप वो पौधा लेंगे तो उसके बाद वो उसके रनर्स आपको प्रोवाइड वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जी बिल्कुल, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ वो आप मतलब नेक्स्ट ईयर आप अगर इस बार आप 500 प्लांट लगाते हैं तो मैंने तो क्या, जो मेरे फादर साहब ने वो काम शुरू किया था, तो हमने लगभग 1700 पौधे लगाए थे। 1700 पौधों से हमारे पास लगभग
1 लाख प्लांट्स अवेलेबल हुए थे, जो उस टाइम की वैरायटी थी। अब वैरायटीज़ में थोड़ा परिवर्तन आ चुका है, लेकिन उस टाइम वो लगभग एक पौधे की जो कैपेसिटी थी लगभग 30 से ऊपर प्लांट्स एक पौधे ने दिए थे। अगर आप मल्टीप्लाई उसे माने तो लगभग एक प्लांट से लगभग 30 प्लांट के करीब हमें प्लांट्स भी मिले और फ्रूट्स भी हमने बहुत अच्छी क्वांटिटी में उससे प्राप्त किए थे। विशाल जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी प्रमुख किस्में कौन कौन सी थी, क्योंकि अलग अलग किस्मों के अलग अलग विशेषताएं भी रहती है और हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो अलग अलग जो हमारे भौगोलिक परिस्थितियां भी रहती है, तो किस क्षेत्र के लिए कौन सी किस्में उचित रह सकती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें दर्शकों को जी, जहाँ तक किस्मों के विषय में कहे तो किस्में इसकी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन जो इस टाइम जो फ्रंट रनर्स जो आप कह सकते हैं, जो हमने सबसे पहली बार जो किस्म यूज़ की थी उस किस्म का नाम था चांदलर। लेकिन आज की डेट में उस वैरायटी की इतनी डिमांड नहीं है, क्योंकि हर चीज़ अपडेट हो रही है समय के साथ, आधुनिकता के साथ हर चीज़ आधुनिकता की तरफ जा रही है। तो आजकल जो हमारे पास वैरायटी चल रही है, जो मेरे पास प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है, वो हमारे पास है विंटरडॉन है और कैमरोज़ा है। 2 वैरायटियों पे मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त मौजूदा समय में। बाकी वैरायटीज़ में चांदलर भी है, कैलोरी है, हेनॉय है और स्वीट चार्ली है। तो वैरायटीज़ बहुत सारी है। जो हमारे नज़दीकी साथ लगते शहर टूटू है, टूटू के साथ जो ढेंडा का हॉर्टिकल्चर है, वहाँ पर इस समय जो स्ट्रॉबेरी की लगभग 30-35 वैरायटीज़ उपलब्ध है। तो अलग अलग नाम से है। तो अगर किसी किसान भाई को ज़रूरत है तो वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। और जो इसका पौध लगाने का समय है जो अक्टूबर, वो हमसे भी इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। जी, साथ ही अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके लिए किस तरह की खेत की तैयारी की जानी चाहिए और किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि सबसे पहले जो इसका किसी भी चीज़ का आधार है वही उस चीज़ की सफलता का कारण बनता है। तो जो मिट्टी की प्रेपरेशन है, वो मिट्टी की प्रेपरेशन में इसका जो लगने का समय है वो आफ्टर बरसात जो है, बरसात के बाद एकदम से इसका लगने का समय आ जाता है। तो मिट्टी सख्त होती है, तो इसलिए हमें उसे 2-3 बार अच्छे से जोत के, या ट्रैक्टर से या बैलों से, जिस तरह से भी आपके पास अवेलेबल है, तो 3-4 बार अच्छे से उसकी बुआई करके उसके बाद जो है यहाँ पर इस पे पानी खड़ा ना हो, इसके लिए हम इसकी बेडिंग करते हैं। और बेड हम लगभग 8 से 10 इंच या 1 फीट तक भी, जितना ऊंचा उसका बेड होगा उतनी अच्छी उसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि मिट्टी नरम रहेगी तो उसकी जड़ें अच्छे से डेवलप होगी। और इसमें बहुत सारी जड़ें होती है, तो इसके मरने का कोई भी कारण नहीं होता, मर नहीं सकता इतनी आसानी से, अगर आपने मिट्टी की प्रिपरेशन अच्छी की है। तो इसकी आप जो मिट्टी है उसका बेड आप लगभग 1 फीट की हाइट में आप उसका बेड उठा सकते हैं, और वो बेड की चौड़ाई लगभग आप 2.5 से 3 फीट आप रख सकते हैं, और 1 बाई 1 के डिस्टेंस में आप इसको लगा सकते हैं। और मिट्टी की प्रिपरेशन यही है कि आप उसमें आप शुरू में खेत बुआई करते समय उसमें जो है हमारी ऑर्गेनिक खाद जो है गोबर है, वो आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, डाल सकते हैं। बाकी बाद में भी आप जब आप ये लगा देते हैं उसके बाद आप उसमें पौधे टू पौधा भी आप इसमें गोबर डाल सकते हैं। जी विशाल जी, अक्सर हमने देखा है जब भी स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती है तो स्ट्रॉबेरी की खेतों में मल्चिंग शीट का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, जो कि प्लास्टिक से बनी होती है, जो कि हमारे प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो सकती है। तो इसके अलावा अन्य अगर कोई स्रोत हो जो मल्चिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके हम थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। जी, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। मल्चिंग अगर आप करेंगे तो उसमें खरपतवार से भी आपको बचाव रहेगा। तो मल्चिंग के लिए जो हमारे देसी जुगाड़ में, अगर देसी भाषा में कह सकते हैं कि देसी जुगाड़, तो आप हमारे यहाँ चील और कायल की पत्तियाँ बहुत होती है, बान की पत्तियाँ भी बहुत होती हैं, तो आप उसको मल्चिंग के तौर पर आप उसको बिछाकर उस पर, उससे जो पौधा ना मिट्टी लगेगा और उसमें छांव भी बनी रहेगी और मॉइस्चर भी बना रहेगा। तो आप कायल की पत्तियाँ, चील की पत्तियाँ, बान की पत्तियाँ या किसी तरह का भी घास जो है आप उसमें डाल सकते हैं और उसकी मल्चिंग के रूप में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें ड्रिप इरिगेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है, तो क्यों बिना ड्रिप इरिगेशन के स्ट्रॉबेरी की खेती करना मुश्किल है, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, जो स्ट्रॉबेरी है, मैं आपको बताऊं, स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही छोटी जड़ों वाला फ्रूट है और पौधा है, और जिसमें फ्रूट्स लगते हैं और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में फ्रूट्स लगते हैं। तो उसे उतनी ही नमी की भी ज़रूरत होगी, और नमी जड़ें उसकी कम है, वो सूख ना जाए, इसलिए अगर आपके पास उसमें ड्रिप इरिगेशन है तो वो बिल्कुल ही स्मार्ट वर्क उसके लिए होगा और बिल्कुल उसके लिए अमृत का काम करेगा। मात्र पानी ही उसके लिए अमृत का काम करेगा। अगर आप उसमें कुछ और भी, क्योंकि
मैं ये अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जो भी स्ट्रॉबेरी का काम कर रहा है या करना चाहता है फ्यूचर में भी, जी तो उसमें रसायन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका कारण भी उसी की छोटी जड़ें हैं। उसकी छोटी जड़ें हैं, वो जल्दी से जल भी जाती हैं, इसलिए, और वो जल्दी से जो है ड्रिप इरिगेशन से पानी ऑब्जर्व करती है, इसलिए ड्रिप इरिगेशन उसके लिए एक स्मार्ट वर्क है। और आप इसमें रसायन ना इस्तेमाल करें तो वो भी एक स्मार्ट वर्क होगा। जी विशाल जी, अक्सर हमने देखा है जो स्ट्रॉबेरी के खेत रहते हैं उसमें फंगस की बीमारी बहुत जल्दी देखने के लिए मिलती है, तो क्या कुछ कारण रहता है इस बीमारी के पीछे और कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को जी बताएं। इसका उत्तर आपके जो आपने पहले जो प्रेपरेशन है कि मिट्टी का जो खेतों की प्रेपरेशन है, वो इसका बेडिंग बनाने का मेन पर्पस यही है कि इसको मिट्टी से जो धरातल से बचाया जा सके और बिल्कुल सपाट, एक तरह की सपाट ज़मीन पर ना हो। ये बेडिंग होगी तो वैसे ही उसमें हवा लगेगी, और फंगस का जो मेन कारण है वो ज़्यादा मॉइस्चर है। जब ये हवा में होगा, ऊंचे बेडिंग पर होगा, तो इसमें इस तरह की कोई भी बीमारी का बहुत 0% चांस होगा। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आप उस पर छिड़काव कर सकते हैं। नॉर्मली 15-20 दिन के अंतराल के बाद आप उस पर जो है आप M45 जो हमारा एक फंगस रोधी रसायन है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विशाल जी, अक्सर हमने देखा है कि काफ़ी किसान भाई फ्रूट के ना तैयार करके एज ए इसकी नर्सरी भी तैयार करते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं, तो अगर किसी किसान को इसकी नर्सरी के तौर पे कार्य करना है तो कैसे इसकी शुरुआत कर सकता है और कितना फ़ायदेमंद होता है उस किसान के लिए, उसके अंदर दर्शकों को बताएं। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिमला एक टूरिस्ट प्लेस है, ये सभी जानते हैं, और टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। इस तरह के फ्रूट की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, और यहाँ पर प्रोड्यूस बिल्कुल 0% प्रोड्यूस है। मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई और किसान जो डिस्ट्रिक्ट शिमला में या नियर बाई शिमला, जो ये शहर शिमला जो है, यहाँ पर इस तरह का कोई स्ट्रॉबेरी का काम कर रहा है। लेकिन और यहाँ पर जो डिमांड है वो जो फ्रूट आता है, जो फ्रूटिंग टाइम है, यहाँ पर मैक्सिमम जो फ्रूट आता है वो नाहन से फ्रूट आता है और सिरमौर से ही फ्रूट आता है। तो अगर कोई नया किसान इसमें जुड़ना चाहता है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जो शिमला की जो तापमान है, वो जो हमारे रनर्स है, जो स्ट्रॉबेरी के रनर्स है, उसके लिए बिल्कुल आइडल है। मतलब आप 500 प्लांट से भी इसका आप काम शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने पहली बार लगभग 1700 प्लांट्स लगाए थे और उससे हमें लगभग 1 लाख प्लांट मिले। तो हम कितने एक दोबारा अपने खेती में यूज़ कर सकते हैं। इतने बड़े हमारे पास क्षेत्र नहीं है जो हिमाचल है या शिमला है कि बहुत बड़े बड़े खेत है, हमारे पास छोटे खेत होते हैं, कम खेत होते हैं, तो हम कितने एक यूज़ कर लेंगे। तो आप एक छोटा किसान 500-1000 पौधों से भी अपना काम शुरू कर सकता है। जी, साथ ही अगर हम बात करें इसकी पैकेजिंग किस तरह की रहनी चाहिए, और साथ ही हम बात करें अगर डिमांड और इसकी प्राइस की और मुनाफे की, तो किस तरह का जो मुनाफा अगर किसान भाई अगर इसकी खेती करता है मुनाफा देखने के लिए मिल सकता है। जी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई ज़ीरो के हिसाब से है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट शिमला के हिसाब से मैं बात करूं। और पैकेजिंग के लिए जो इसके पैकेट है वो लगभग 200-250 ग्राम के जो वज़न के हिसाब से इसके पैकेट आते हैं, और वो चंडीगढ़, नाहन, सिरमौर उसी साइड जहाँ पर फैक्ट्रीज़ है वहाँ पर ये बनते हैं। और वो 8 पैकेट की एक इसकी ट्रे भी आती है। लेकिन जो हमारा लोकल फ्रूट है वो पेटियों में भी बिकता है। वो बॉक्स जो प्लास्टिक का बॉक्स है उसमें हम फ्रूट डालते हैं और पेटियों में वो एक लोकल मार्केट के तौर पर बिकता है। तो मुनाफा, बहुत अच्छा मुनाफा है इसमें। स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क है। आप 10 पैकेट या 20 पैकेट भी ले जाते हैं तो एक अच्छी पॉकेट आप अच्छे जो आय का साधन बन सकता है। साथ ही अगर हम बात करें स्ट्रॉबेरी से बनने वाले अन्य प्रोडक्ट्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर किसान चाहेगा कि उसको डायरेक्ट वो मार्केट में एज अ फ्रूट ही बेचना चाहे, अन्य प्रोडक्ट बनाकर भी उसको मार्केट में बेच सकता है। तो और कौन कौन से जो प्रोडक्ट है जो स्ट्रॉबेरी के माध्यम से बनाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, शिमला में तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास सप्लाई उतनी नहीं है जितना हमारे पास टूरिस्ट आता है, जितनी इसकी डिमांड है। लेकिन अगर जहाँ पर हब में इसका काम होता है, बड़े स्तर पर इसका काम है, तो वो लोग इसके जैम बनाते हैं, इसकी क्रीम बनाते हैं, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज़ होता है, और जो है बहुत सी दवाइयों में भी इसका यूज़ होता है। तो बहुत सी चीज़ें, जैम, मैक्सिमम जैम में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं डिमांड इतनी है कि उसको डायरेक्ट अगर मार्केट में ले जाएगा तो अच्छा मुनाफा कमा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। साथ ही अगर हम बात करें इससे संबंधित अगर किसी को जानकारी या ट्रेनिंग, क्योंकि अभी भी हमारे हिमाचल खासतौर पे शिमला का, जैसे आपने बताया कि अभी काफ़ी कम किसान हैं इसके बारे में कम जानते हैं, तो अगर किसी को इससे संबंधित जानकारी या ट्रेनिंग लेनी हो तो कहाँ से इसकी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल, शिमला हिमाचल प्रदेश में जैसे रोज़गार का, वैसे भी आप भी यंग है, मैं भी यंग हूँ, तो रोज़गार का सभी को समस्या रहती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक साधन है, आय का साधन भी है। और जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है
तो मैंने आपको बताया कि टू ढेंडा में हमारे पास हॉर्टिकल्चर का इसका रिसर्च सेंटर है, जिसके पास बहुत सारी वैरायटीज़ भी है। आप उनसे अच्छे डॉक्टर साइंटिस्ट वहाँ पर बैठे हैं, वो आपको हर तरीके से आपको सपोर्ट कर देंगे और जानकारी भी उपलब्ध करवाएंगे वैरायटीज़ के बारे में भी, और किस तरह से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। हर तरीके से वो मदद करने के लिए अवेलेबल है। बाकी हम भी अवेलेबल है। कोई भी यंग यूथ इसमें आगे आना चाहता है तो खुले दिल से हम उनका स्वागत करते हैं और सपोर्ट भी करेंगे। जी, अब हम साथ ही आपसे जानना चाहेंगे और कौन कौन सी जो अन्य जो नकदी फसलें हैं आप जो वर्तमान में अपने बगीचे या खेतों में लगाते हैं, उसके हम थोड़ा सा दर्शकों को। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि हम जो किसान हैं, किसानी एक जुआ है जी, और मौसम का भी उस पर बिल्कुल प्रभाव रहता है। हम एक ही फसल की तरफ भी नहीं रह सकते हैं, एक ही फसल पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो हमें हर प्रकार की फसलों पर, नकदी फसलों पर जाना पड़ता है। तो जो मौजूदा समय में हमारे पास जो हम लगाते हैं वो उसमें सरसों है, मेथी है या पालक है, लहसुन है, प्याज है, ब्रोकली है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, बीन्स है, मटर है। तो हर तरह की फसल हमारे पास अवेलेबल होती है और सभी ऑर्गेनिक रूप में हम लगभग तैयार करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको। विशाल, जैसे आप अपने ब्रोकली का जिक्र किया, और ब्रोकली की जो डिमांड है खासतौर पर शिमला में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, क्योंकि सेहत के लिए बड़े फ़ायदेमंद रहती है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप ब्रोकली के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, किस तरह से इसकी तैयारी की जाती है और क्या क्या इसके लगाने की विधि रहती है, उसके हम दर्शकों को बताएं। जी, मैं ब्रोकली के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ब्रोकली में जब एक बार ब्रोकली का प्लांट लेने गया तो लगभग मैंने 5000 प्लांट लाया था जी। तो प्लांट लेने वाली नर्सरी में जो नर्सरी के ऑनर थे वो भी कहते कि मार्केट शिमला में इतनी नहीं है जितनी आप ले जा रहे हो, आप उसकी खपत कर भी पाएंगे। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो ब्रोकली की बहुत अच्छी डिमांड शिमला के लोकल लोगों में भी ब्रोकली के प्रति अवेयरनेस है और ब्रोकली के लिए जाते हैं, ब्रोकली लगाते हैं। तो मैक्सिमम लोग अब ब्रोकली लगाना शुरू कर दिया है और ब्रोकली में बहुत स्कोप है। ब्रोकली जो मैं आपको रिसेंटली बताऊं, इसी साल की बात है कि ब्रोकली जो है हमारे दिल्ली की मार्केट में लगभग जो बरसात के समय में 300 रुपये केजी के हिसाब से बिकी है, 300 रुपये केजी होलसेल प्राइस के हिसाब से बिका है। तो ब्रोकली में भी बहुत अच्छा स्कोप है और ब्रोकली में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हम फूल गोभी तैयार करते हैं उसी तरह से ब्रोकली को भी आप तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी उसमें प्रेपरेशन आपको अच्छी करनी पड़ेगी, वही कि आपको अच्छे से खेत तैयार करना पड़ेगा, उसमें अच्छे से ऑर्गेनिक अपनी खाद डालिए, गोबर डालिए और बस वैरायटीज़, उसमें कोई वैरायटीज़ नहीं है, सीड्स है, सीड्स कंपनी के सीड्स हैं और वो आप अपनी पौध अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। और जब भी आपको उसका उचित समय लगता है, और जो ब्रोकली है वो साल में लगभग 2 से 3 बार आप ब्रोकली लगा सकते हैं। आप अब आज कल के समय में भी ब्रोकली लगा सकते हैं और आप अगर ब्रोकली आप लगभग मई के महीने में लगाते तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा, बहुत अच्छे ऊंचे दाम उसको मिलते हैं। मैं आपको बताया कि लगभग दिल्ली की मार्केट में 300 रुपये केजी से भी ऊपर का जो दाम था वो होलसेल प्राइस था ब्रोकली का, और यहाँ से सारी ब्रोकली नीचे की तरफ जाती है। तो एक अच्छा स्कोप है ब्रोकली में। साथ ही अगर हम बात करें ब्रोकली के लिए किस तरह की जो वातावरण की आवश्यकता रहती है और किस तरह की जो मिट्टी की आवश्यकता रहती है, क्योंकि हमारे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मिट्टी की रहती है, तो किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता रहती है उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। शिमला को कुदरती तौर पर बहुत ही अच्छी नेमतें मिली है कि हमारा जो तापमान है वो स्थिर तापमान है, ठंडा तापमान है। जो ठंडे इलाके की जो भी सब्जी होगी, चाहे फ्रूट होगा, उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होती है और वो जितनी खाने के लिए पौष्टिक होगी उतनी ही वो देखने के लिए भी अट्रैक्टिव होगी और उसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। तो जो ब्रोकली के लिए लगभग 25 से ऊपर का तापमान चाहिए, 20 से 25 के ऊपर का तापमान चाहिए। वो अगर आपके पास आपका तापमान थोड़ा डाउन है तो वो जो है उसकी जो तैयार होने की अवधि है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, बाकी वो तैयार ज़रूर होगी, ऐसा नहीं कि वो तैयार नहीं होगी, वो अवधि बढ़ जाएगी। गर्म इलाकों में वो अवधि थोड़ी कम होगी बस। विशाल जी, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में पूरे विश्व में बदलते पर्यावरण का असर कृषि में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला है और कई किसानों की जो नुकसान भी ज़्यादा देखने के लिए मिला है। तो किस तरह से हमारे किसान भाई विशेष तैयारी कर सकते हैं ताकि जो बदलता जो पर्यावरण है उससे बचा जा सके और अच्छी कृषि की जा सके? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे जो मुख्य अवयव है, जो खेतीबाड़ी में सबसे मुख्य अवयव है मिट्टी जी, उसके बाद आपका गोबर हो गया और पानी। ये 2-3 अगर चीज़ें आपके पास अवेलेबल है तो
तो आपको मतलब आप एक सफल किसान बन सकते हैं। उसमें आप कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रेपरेशन यही है कि आप अच्छे, जो सरकार की बहुत अच्छी स्कीम्स आ रही है, वाटर शेड के लिए स्कीम्स आ रही है, टैंक बनाने के लिए स्कीम्स आ रही है, इरिगेशन की जितनी भी स्कीम्स आ रही है आप उनका फ़ायदा उठाइए। हर तरीके से आप कम्युनिटी स्तर पर भी स्कीम्स आ रही है, आप उन्हें कम्युनिटी स्तर पर, आप कम्युनिटी लेवल पर भी टैंक बना सकते हैं, आप अपने खेत में भी टैंक बना सकते हैं, आप पर्सनल लेवल पर भी टैंक बना सकते हैं। तो आप पानी को स्टोर कीजिए और आगे जब बारिश का मौसम ना हो तो आप उस पानी का यूज़ कर सकते हैं, और बस यही है जी। साथ ही अगर हम बात करें स्ट्रॉबेरी को लेकर सरकार द्वारा किस तरह से मदद की जाती है, क्योंकि अभी भी किसान को सरकार मदद चाहती है कि वो सरकार की मदद कर सके, तो किसान के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी जो स्कीमें हैं स्ट्रॉबेरी को लेकर चलाई जा रही है उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। जी, सरकार हर तरीके से सपोर्ट करती है, हर कृषि के हर तरीके, किसी भी कृषि को डेवलप करने के लिए सरकार बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। जहाँ तक स्ट्रॉबेरी की बात है तो आपको प्लांट्स खरीदने के लिए भी सरकार अनुदान देती है। आपको करना ये है कि आप जो भी रजिस्टर्ड नर्सरी है या जो भी है वहाँ से आपको उसके बिल्स कलेक्ट करने हैं, और आप लोक मित्र केंद्र से या कृषि विभाग से या हॉर्टिकल्चर विभाग से इसके फॉर्म भर सकते हैं, और आप देर सवेर लेकिन आपको आपकी जो है उसको अनुदान राशि वो ज़रूर मिलती है, और वो सपोर्ट भी करते हैं। जी। साथ ही अगर हम बात करें प्राकृतिक खेती या प्राकृतिक खेती को लेकर आपके अगर विचार की बात की जाए, क्योंकि वर्तमान समय में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती करना बड़ा ज़रूरी हो गया है, तो उसके लेकर आपके क्या विचार है? जी बिल्कुल, अगर आप हेल्दी शरीर रखना चाहते हैं तो प्राकृतिक खेती और जो है ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना होगा। हमारी तरफ मैक्सिमम ऑर्गेनिक खेती होती है, ना के बराबर अगर आपको उसमें, क्योंकि ड्यू टू हाइब्रिड सीड्स की वजह से आपको थोड़े से रसायन की तरफ भी जाना पड़ता है, लेकिन सबका जो है ध्यान केंद्रित, अगर आपने खेतों की भी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, आप उससे पूरी उम्र जो आपने अपना एक रोज़गार सेटअप किया है उसको आप ख़राब नहीं करना चाहते हैं, तो भी आपको ये मेंटलिटी ज़रूर बनानी होगी कि आपको अपने खेतों में जो ऑर्गेनिक गोबर है और पशुधन की तरफ भी जाना होगा, और जो ऑर्गेनिक गोबर है वो उसका पूरा इस्तेमाल आपको करना होगा। जी। जब भी हम नकदी फसलों की बात करते हैं तो नकदी फसलें ऐसी रहती है कि उनको जल्द से जल्द मार्केट में ले जाना पड़ता है, भंडारण को लेकर बड़ी समस्या रहती है, तो स्टोरेज की अच्छी व्यवस्था कैसे की जा सकती है, और जो हमारी जो फसलें हैं उसकी शेल्फ लाइफ और ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास जो हमारे किसान भाई कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। सबसे बढ़िया बात तो यही है कि सबसे बड़े पहले तो उसमें ऑर्गेनिक ही जो आपके खाद है वो ऑर्गेनिक ही खाद यूज़ कीजिए, और उसके बाद शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए स्टोरेज के लिए आपको कोल्ड स्टोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए भी सरकार अनुदान देती है, हर स्तर पर अनुदान देती है। ज़रूरत है तो सिर्फ आपको समझने की और उन चीज़ों तक पहुंचने की, डिपार्टमेंट तक पहुंचने की, तो हर तरीके से सरकार इसमें अनुदान देती है। कोल्ड स्टोर, छोटे कोल्ड स्टोर बनाने के लिए भी सरकार अनुदान देती है, और कम्युनिटी लेवल पर भी देती है और इंडिविजुअल लेवल पर भी देती है। तो आप कोल्ड स्टोर बनाकर उसे स्टोर कर सकते हैं और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, और जब अच्छे दाम हो तो आप उसे उस मार्केट में उसे ले जा सकते हैं। जी विशाल जी, आप युवा किसान हैं और युवाओं के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती, खासतौर पर महिलाओं के लिए अगर कोई स्ट्रॉबेरी की खेती करता है तो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, और किस तरह के रोज़गार के अवसर निकल सकते हैं उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। मैंने आपको बताया कि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद मैं भी किसी जॉब की तरफ जा सकता था, लेकिन हमारे घरों में स्ट्रॉबेरी उस समय दस्तक दे चुकी थी। तो स्ट्रॉबेरी दस्तक दे चुकी थी, उस टाइम की जो सैलरी थी उस हिसाब से हम वो पर डे के हिसाब से भी हम उसमें अर्न कर लेते थे, और कुछ नहीं, हमें 20-25 डब्बों का, 200 ग्राम का एक डब्बा है, वो डब्बों का पैकेट लेके जाना है मार्केट में, और 10 से 15 मिनट के अंदर हम फ्री होकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ते थे। तो मैं युवाओं को कृषि की तरफ, सिर्फ स्ट्रॉबेरी नहीं, सभी का किसी और तरफ भी रुझान हो सकता है, किसी और क्षेत्र में किसी और फसल की तरफ भी रुझान हो सकता है, तो आप उस तरफ ज़रूर जाएं और कृषि की तरफ ज़रूर आए, क्योंकि रोटी सभी को, हर तकनीक पैदा हो सकती है, लेकिन जो गूगल है वो रोटी पैदा नहीं कर सकता, ये कहावत मशहूर है। तो किसानी की तरफ आप आ सकते हैं और अपना जो है स्वरोजगार की तरफ आप जा सकते हैं। जहाँ तक बात है स्ट्रॉबेरी की, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में मैं आपके पास अवेलेबल हूँ, डिपार्टमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, तो आप स्ट्रॉबेरी की कोई भी जानकारी, वैरायटी की जानकारी, किसी भी चीज़ की भी जानकारी आप चाहते हैं तो मैं अवेलेबल हूँ और मैं सहायता कर सकता हूँ। और हम उम्मीद भी करेंगे कि और अधिक से अधिक खासतौर पर युवा किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करें। विशाल जी, हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, आपने कीमती समय दिया और हमारे तमाम दर्शकों को स्ट्रॉबेरी एवं अन्य नकदी फसलों के बारे में जानकारी दी, तो हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।